मार्मिक लघु उपन्यास अंत तक जरूर सुनिएगा। कुकर्म के बाद उसने बार बार बहुत कोशिश की लेकिन आंख नहीं खोल पाई। कुछ चिपचिपा उसकी आंखों को ढक गया था। उसने अपनी आंखों से चिपचिपा पदार्थ साफ करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। वो एक गलती थी और उसे इसका पछतावा था। उसकी बाहों के कोहनी से नीचे के हिस्से टेढ़े मेढ़े दिख रहे थे, मानो वो बहुत ही सफाई से तोड़ दिए गए थे, यानी अंदर की हड्डियां तोड़ दी गई थी। दोनों बाहों में भयानक दर्द था। आंखें रहने दो, आंखें रहने दो, उसने अपने आप से कहा। धीरे धीरे भारी प्रयासों से वो अपनी आंखें बहुत थोड़ी सी खोल सकी थी। वो शुरू में कुछ भी नहीं देख सकी थी। उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा था। ओ भगवान, क्या मैं अंधी हो गई हूं? वो घबरा गई। तब उसने महसूस किया कि वास्तव में अंधेरा था। वो आकाश में टिमटिमाते तारों को देख सकती थी और पतले पतले बादलों के झुरमुटों को अकर्मण्यता से तैरते हुए देख सकती थी। अर्धचंद्र आंशिक रूप से बादल के एक छोटे से टुकड़े से ढका हुआ था। अधिक सुखद परिस्थितियों में उसने इस दृश्य का आनंद लिया होता। उसने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया और स्थिति का क्या, कहां, क्यों और कैसे का आकलन करने का प्रयास किया। यह लाक्षणिक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से दर्दनाक था। वक्त निकल गया। उसने एक और प्रयास किया। वो पीठ के बल जमीन पर पड़ी थी। उसके चारों ओर झाड़ियां थी, छोटी और बड़ी। वो अपनी बाहों और हथेलियों पर रेत, खुरदुरी बजरी और ओस से भीगी हुई घास का स्पर्श महसूस कर सकती थी। वो और कुछ नहीं देख सकती थी। क्या मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो लज्जित और भयभीत थी। उसने अपना ध्यान अपनी शारीरिक स्थिति की ओर लगाया। सीधे शब्दों में कहे तो उसके शरीर का हर वर्ग मिलीमीटर दर्द कर रहा था। असहनीय दर्द हो रहा था। उसे पहले ही एहसास हो गया था कि उसके दोनों हाथ टूट गए थे, दोनों बाहें टूट गई थी। उसका चेहरा फूला हुआ था, होंठ सूजे हुए थे और फटे हुए थे और खून से सने थे। उसके गाल और गर्दन सूज गए थे और उंगलियों पर घाव थे और नाखूनों से खरोंच और काटने के निशान थे। उसका गला और जीभ सूख गए थे। उसकी छाती, उसने महसूस किया कि उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी छाती और निचला धड़ पूरी तरह से उजागर हो गया था। खून के थक्के और खरोंच और काटने के बैंगनी निशान थे। उसकी पूरी पीठ बजरी और फर्श पर रगड़े जाने से बुरी तरह चोटिल हो गई थी और उसे लगा कि उसमें आग लगी हुई थी। उसने पैर हिलाने की कोशिश की। एक क्षण बाद उसे पछतावा हुआ और उसने ये विचार छोड़ दिया क्योंकि सहन नहीं हो रहा था। उसकी जांघों, श्रोणी, कमर और पीठ में ऐसा दर्द और ऐसी जलन हुई जैसे कि वो आग में थे। उसकी आंखों से आंसू जमीन पर लुढ़क गए। उसको हिचकी आने लगी। वो लंबे समय तक चुपचाप लेटी रही। हिचकी धीरे धीरे बंद हो गई। उसने चीखने की कोशिश की। खून के कुछ बुलबुलों के साथ उसके मुंह में केवल एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज निकली। उसकी भीतरी जांघें खून से सनी नीले और बैजनी रंग की हो गई थी। उसकी जांघों और योनि के चारों तरफ खरोंचों के घाव के निशान थे। कुकर्म की चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। पेट के निचले हिस्से, जांघों, योनि, उसके गुप्तांगों के अंदरूनी हिस्से पर बहुत गहरी तरह से चोट लगी थी और काफी खून बह रहा था। दर्द असहनीय था। असली दर्द उसकी जांघों के बीच और उसके पेट में था। अभी भी घावों से खून बह रहा था। 2 घाव वास्तव में, उसके पेट और पसली में।
दर्द अक्षम्य था। वो जानती थी कि घाव का क्या कारण था। वो एक छोटे बेहद तेज और नुकीले चाकू के कारण हुए थे। उसने इस पर विचार किया, दो दर्दों में से कौन अधिक था, घाव से उसके शरीर के अंदर और बाहर, या घाव से उसके दिमाग में दर्द, उसके मानस, उसके सम्मान, उसके अस्तित्व का दर्द। वो जानती थी कि अगर वो बच गई तो शारीरिक घाव बढ़ जाएंगे और दर्द कम हो जाएगा। वो अपने मानसिक घावों के बारे में निश्चित नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि वह केवल दुर्घटना नहीं थी जिससे शारीरिक घाव हुए थे। वो जानती थी कि उसके साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया था, और उसे पीटा गया और छुरा घोंपा गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। सरिता भी जानती थी कि वो अभी जिंदा थी, बस उसकी आत्मा से एक खामोश हृदय वितारक चीख निकली, अम्मा। अध्याय 2, अम्मा। देखो खरोच कितनी खराब है, मैंने तुमसे कहा था कि उन लड़कों के साथ फुटबॉल मत खेलो। जब रोमानी ने घाव को साफ किया और अपनी बेटी सरिता के घुटने पर एंटीसेप्टिक घोल लगाया था तो सरिता की आंखों में आंसू आ गए, जो दर्द के बावजूद अपनी मां से मिलने वाले सभी ध्यान का आनंद ले रही थी। सरिता मुस्कुरा दी। अरे मूर्ख पागल लड़की, मैं यहाँ हूँ, रो रही हूँ और सोच रही हूँ कि तुम्हारी रक्षा कैसे की जाए, और तुम मुस्कुरा रही हो। रामानी ने सरिता के सर पर एक जोरदार चपट मारी। सरिता के मुस्कुराते हुए होठों से एक नकली विस्मयदिबोधक स्वर निकला। सरिता को वो समय याद आ रहे थे जब उसकी मां उसके शरीर पर जरा सी खरोच देखकर भी परेशान हो जाती थी और उसकी इस तरह से देखभाल करने लगती थी जैसे कि बेटी बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। उसकी अम्मा उसको फूलों की तरह पालती थी और हर समय उस पर नजर रखती थी, पर फिर भी सरिता अम्मा से छुपकर गली के लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने चली जाती थी। अब सरिता को सब कुछ याद आ रहा था और उसकी आंखों से अब आंसुओं की बरसात ही होने लगी थी और वो शरीर के दर्द से अधिक आत्मा के दर्द को महसूस करने लगी थी। अध्याय 3, फिर से प्रयास। सरिता चीख उठी। यह दर्द के बारे में कुछ भी नकली नहीं था। कष्टदायी दर्द या जानलेवा हमला या खून बहने वाली चोटें, या सबसे ऊपर उसके साथ किए गए हिंसक बलात्कार के बारे में कुछ भी नकली नहीं था। सरिता जानती थी कि अगर उसे तुरंत चिकित्सा सहायता नहीं मिली तो ये उसका अंत हो जाएगा। तुम अब अपने दम पर हो सरिता, तुमको यहां से उठकर किसी भी तरह राजमार्ग पर जाना होगा और सहायता प्राप्त करनी होगी। कोई तुम्हारी सहायता या बचाव के लिए यहां नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि तुम यहां पड़ी तड़प रही हो। उठो सरिता, उठो, चलो। उसने अपने प्रिय जीवन से के लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए खुद को उकसाया, खुद को प्रोत्साहित किया, सहलाया और खुद को प्यार से समझाया। शायद मेरे अंदर कुछ और नश्वर सांसें बाकी हैं। मैं उन्हें यहाँ लेटे हुए मरने की प्रतीक्षा में नहीं बिता सकती और ना ही मैं उन सांसों को इस तरह यहाँ पर व्यर्थ करूंगी। भारी प्रयासों से उसने अपनी आंखें खोलने के लिए खुद को मजबूर किया। अच्छा, ये तो शुरुआत है, अब मुझे पलटना होगा और पेट के बल रेंगना होगा। ये सोचकर वो कांप उठी। ओह हे भगवान, मेरी सहायता करो। अपनी बिखरी भुजाओं को हिलाने की कोशिश करते हुए वो चीख पड़ी। आधे घंटे और कुछ और खून बहने और बहुत अधिक दर्द के बाद सरिता झुकी हुई थी। उसकी बाहें उसके सामने फैली हुई थी। वो कई मिनट के लिए होश खो बैठी। उठो मूर्ख, उठो, तुम यहाँ इस जंगल में लेटे नहीं मर सकती।
मरते हैं तो कोशिश करते हुए मरते हैं। अपनी कमबख्त कमर हिलाओ, उठो। उसने अपने आप से कहा। मेरी इस यातना को देखकर तो हिटलर के यातना कैंपों में पीड़ित लोग भी अपने आप को खुशकिस्मत समझते शायद, क्योंकि मेरी जो हालत थी उसकी तो उन लाखों मारे गए लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये सोचकर वो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की सरिता असीमित दर्द में होते हुए भी मुस्कुरा दी। उसने अपने पैर की उंगलियों से गीली जमीन को खोदा और फिर उठने की कोशिश की। वो दर्द से लगभग मरी गई थी। उसकी आंखों से अंतहीन आंसू बहने लगे। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, मुझे हिलना है। उसने अपने पास उपलब्ध सारी ऊर्जा और सारी इच्छा शक्ति को केंद्रित कर लिया, जिसे वह अपने मन के अंतरतम स्थानों से बुला सकती थी, और अपने पेट के बल पड़े शरीर को अपने पैरों की उंगलियों और उंगलियों के जोरदार प्रयास से आगे बढ़ाया। वह कुछ सेंटीमीटर रेंग कर बेहोश हो गई। अध्याय 4। अम्मा रमानी। तुम शाम से ही पढ़ाई में डूबी हुई हो सरिता, अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और कुछ आराम करो प्रिय। तुम आराम क्यों नहीं करती? कुछ घंटों के लिए सो जाओ और सुबह जल्दी उठो। रमानी ने अपनी चिंता दिखाई। आखिर अम्मा जो थी, जिसको बेटी की सेहत की उसकी पढ़ाई से ज्यादा चिंता थी। माँ, अभी बहुत से अध्याय पढ़ने हैं, अभी बहुत समय लगेगा पूरी तैयारी करने में। मुझे अभी पढ़ने दे और आप आराम करें। मैं आराम नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता है प्रिय, लेकिन तुमको थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है। क्या तुम नहीं समझती हो कि शरीर का ख्याल रखना कितना जरूरी है? नहीं माँ, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जरूर। तुम एक जिद्दी शैतान हो, तुम जो चाहे करो, कभी मेरी बात तो सुनती नहीं हो। अच्छा है, जब तुम्हारा काम पूरा न हो जाए तब तक मत सो। रमानी ने अपनी बेटी के पढ़ाई के कमरे को हड़बड़ी में छोड़ दिया और चिंतित होकर बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई। सरिता मुस्कुराई और जोर से बोली, आई लव यू मॉम, और अपनी आगामी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी। वो जानती थी कि जो उसकी अम्मा ने कहा था वो ठीक था, पर वो ये भी जानती थी कि बोर्ड की परीक्षा को अच्छे अंकों से पास करना उसके लिए कितना जरूरी था। अध्याय 6। और अधिक हिम्मत। वो अंधेरी गहरी खाई में डूब रही थी और उस बेहोशी में भी करा रही थी। उसने धीरे से आंखें खोली तो उसको दूर कहीं से किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। ये उस सुरंग के अंत में एक प्रकाश की ऐसी किरण थी जो ये यकीन दिलाती थी कि आगे कहीं उस गहरी अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता था। उसका दर्द बढ़ता चला जा रहा था। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि दर्द उसके लिए मौजूद ही नहीं था। वो सोचने लगी कि उसको उस दर्द को हर हाल में भूलना ही होगा। उसका उद्देश्य नहीं, उसका मिशन अब सिर्फ जमीन पर रेंगना और आगे बढ़ना था। सुरक्षा के लिए रेंगना था, आबादी तक रेंगना होगा, नजदीक के किसी रास्ते पर रेंगना होगा, सड़क, राजमार्ग या किसी बस्ती तक हर हाल में रेंग कर पहुंचना होगा। भले ही बहुत धीरे धीरे ही सही, पर उसको रेंग रेंग कर ही उस मौत की खाई से बाहर निकलना होगा। उसने दर्द को एक तरफ धकेल दिया। नहीं, चोटों, दर्द और मौत के सभी नकारात्मक विचारों को दफन कर दिया। वो जानती थी कि उसे किसी तरह की मदद तक पहुंचना था, किसी भी तरह की, और फिर एक अस्पताल तक पहुंचना था और अपने जाते हुए जीवन को फिर से रोकना होगा और अपने पांव पर फिर से खड़ा होना होगा। विचार प्रयास के दौरान उसकी मृत्यु की लगभग निश्चितता उसके स्थिर दिमाग को भी पार नहीं कर पाए। लेकिन जो काम उसके हाथ में था वो उसके लिए दुनिया के किसी भी काम से बड़ा था और किसी भी लक्ष्य से बड़ा था। पिताजी हमेशा मुझसे कहते थे, काम पर ध्यान केंद्रित करो और सोचो कि इस काम को कैसे पूरा करना है
और अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। मन में कभी भी नकारात्मक विचार ना आने दो। नकारात्मक विचार तुम्हारे संकल्प और निर्णय को धूमिल कर देंगे और अंत में तुम पर हावी हो जाएंगे। तुम कहीं नहीं पहुंचोगी और आखिर हार जाओगी और नकारात्मक विचार विजयी हो जाएंगे। कहने के साथ ही उसके पिताजी उसकी तरफ देखकर बहुत ही प्यार से मुस्कुरा देते थे। हाथ में कार्य, ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक मैं किसी सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच जाती तब तक मुझे रेंगते रहना है। जाओ सरिता, अपनी कमर हिलाओ, जाओ जाओ आगे बढ़ो, सरिता रेंगती रहो। सरिता रेंगती रही, मिलीमीटर से कुछ और बेरहम मिलीमीटर तक, ये सोचते हुए कि लक्ष्य अनंत था। उसके सारे दर्द को नजरअंदाज करते हुए, सारी बदहाली को नजरअंदाज करते हुए, बलात्कार की बदनामी को नजरअंदाज करते हुए, मौत के ख्यालों को नजरअंदाज करते हुए वो रेंगती रही, अपनी पूरी ऊर्जा को संकलित करके और अपने दिमाग को पूरी तरह केंद्रित करके रेंगती रही। वो नहीं जानती थी कि उसके पास ऐसे अप्रयुक्त भंडार और ऊर्जा के भंडार, इच्छा शक्ति और हाथ में काम के लिए एक दिमाग वाला समर्पण था। वो नहीं जानती थी कि उसने कैसे और कहां से ऊर्जा, इच्छा शक्ति और समर्पण को बुलाया, लेकिन उन्हें बुलाया, उसने किया और प्रभाव के साथ वो दिशाहीन रूप से अनंत काल तक रेंगती रही। ये ना तो अनंत काल था और ना ही दिशाहीन। वो 2 घंटे से अधिक समय से रेंगती रही थी और वो रेंगती हुई एक ऐसी जगह पहुंच गई जो दूर से किसी फुटपाथ की तरह दिख रही थी। एक हाथ गंदगी, घास और खून से ढका हुआ एक संकीर्ण फुटपाथ पर गिरा। एक गंदगी से भरा रास्ता था, वास्तव में घास और बजरी से रहित। सरिता ने अपने खून से लथपथ और कीचड़ से ढके चेहरे को गंदगी से भरे रास्ते पर टिका दिया। उसकी भारी सांसें धूल के छोटे बादलों को उड़ा रही थी। वो 1 घंटे के लिए वहां लेटी रही। वो हर कोशिश करके अपनी सांस पकड़ रही थी और अपने अक्षम अंगों को बहुत आवश्यक आराम दे रही थी। उसके नाखूनों और पैरों की उंगलियों के नाखून फटे और टूटे हुए थे। उसकी उंगलियों से लगातार खून बह रहा था, लेकिन सरिता मुस्कुराई कि उसने अपना प्रारंभिक अल्पकालिक लक्ष्य पूरा कर लिया था। धीरे धीरे, इतनी धीमी गति से उसने अपना सिर अपनी बाईं ओर और फिर अपनी दाईं ओर घुमाया और फुटपाथ की जांच की। उसके दाहिनी ओर का रास्ता अंतहीन लगता था और अंधेरे में गायब हो जाता था, लेकिन बाईं ओर के खंड के साथ ऐसा नहीं था। कुछ और रेंगने के बाद सरिता यह आकलन नहीं कर पाई कि शायद 100 या 150 फुट पगडंडी कितनी तेजी से चढ़ाई में बदल गई थी। इससे आगे सरिता को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गर्दन और आंखों के में दर्द के कारण अब वह न तो अपना सिर उठा सकती थी और न ही हिला सकती थी। उसके खून से लटपट चेहरे पर मुस्कान तैर गई। लड़ाई का अगला दौर शुरू होता है सरिता, तैयार हो जा। दिशा बदलो और फुटपाथ के साथ साथ रेंगती हुई आगे बढ़ती रहो। अपना समय और सांस बर्बाद मत करो। ये तुम्हारे अंतिम सेकंड हो सकते हैं, ये तुम्हारी आखिरी सांसें हो सकती हैं। रेंगना रेंगना रेंगना। सरिता ने एक बार फिर खुद को हरकत में ला दिया। आधे घंटे बाद सरिता फुटपाथ पर पड़ी थी। अब उसको अपने सर को जरा सा भी उठाने में दर्द हो रहा था, लेकिन उसको लग रहा था कि उस फुटपाथ की चढ़ाई के अंत में उम्मीद थी और वो किसी भी हाल में उस फुटपाथ पर आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करने लगी। उसने अपना सिर गंदगी से भरे फुटपाथ पर गिरा दिया और एक बार फिर से अपने दर्द को भूलकर और अपनी ऊर्जा को संकलित करके रेंगने लगी। अध्याय 7। अम्मा के शब्द। तुम पूरी तरह से पसीने में भीग गई हो, शरीर पर धूल मिट्टी है बेटी। ऐसा भी क्या काम करके आई हो जो ये तुम्हारी ये हालत हो गई है। चल अब जल्दी से कपड़े बदलो। अम्मा के शब्द गूंज रहे थे। हाँ माँ, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर में फील्ड अभ्यास था आज। आप जानती है कि हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
सरिता ने अम्मा की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा था। वो उस दिन अपने कॉलेज के बाद सीधी एनसीसी सत्र के लिए अभ्यास में चली गई थी। अम्मा ने हैरानी से कहा, एनसीसी में वो लोग तुम बच्चों से ऐसा क्या काम करवाते हैं जो तुम्हारी ये हालत हो गई है? तुम्हें पता है क्या, वहां मुझे आज एक खाई में रेंगना पड़ा, हाथ में 303 राइफल पकड़े हुए, कांटेदार तार के जाल के नीचे से रेंग कर गुजरना पड़ा। सरिता ने घबराए हुए स्वर में अम्मा से कहा, थोड़ी खरोंच आई है बस। बाप रे बाप, जाओ और स्नान करो प्रिय, मैं डेटॉल लगाती हूँ तुम्हारी खरोंचों पर। जाओ जाओ जाओ, जल्दी से नहा लो, इस बीच मैं तुम्हारे लिए कॉफी और कुछ नाश्ता लाती हूँ, अम्मा ने रसोई में जाते हुए कहा। मैं बाद में स्नान करूंगी, अब कॉफी पियेंगे, मैं थक गई हूं मां। मेरी बेटी, रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूं। शुद्ध दानों से बनी कड़ी गरम फिल्टर कॉफी की सुगंध दिव्य थी। पहले ही घूंट ने सरिता को तरोताजा कर दिया। अध्याय 8, और अधिक प्रयास। शुद्ध दानों से बनी गर्म फिल्टर कॉफी का विचार दिव्य था। इसने सरिता को तरोताजा कर दिया। काश मेरे हाथ में भाप से भरी कॉफी का प्याला होता। वो कुछ और इंच रेंगती रही, ऊपर की ओर बेदम लेट गई। कई मिनट बीत गए। उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया। उसको उस दर्द में भी उत्साह का अनुभव होने लगा था। और ये व्यायाम से परे है। लगभग 40 फीट दूर एक सड़क, बड़ी सड़क, एक ठोस सड़क, एक ठोस राजमार्ग सटीक दिख रहा था। सरिता चिल्लाई, कोशिश की, वैसे भी परम आनंद में, लेकिन उसके मुंह से केवल खून के बुलबुले निकले। उसे कोई ऐतराज नहीं था। वह रेंगती रही और फिर कुछ देर तक और रेंगने के बाद एक बार फिर से बेहोश हो गई। अध्याय 9, डेविड और नैन्सी। लाल रंग की मारुति स्विफ्ट कार अंधेरे में तेजी से जा रही थी। उसके सामने की बत्तियां सामने की सड़क को पूरी तरह से रोशन कर रही थी। यह ऐसा था जैसे कार और कार से निकलने वाली आगे की दो बत्तियों से निकल रही रोशनी के बीच एक दौड़ चल रही थी। कार व्यर्थ ही रोशनी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। डेविड लगभग 60 वर्ष की आयु में स्विफ्ट को सुरक्षित गति से चला रहा था। उसकी पत्नी नैन्सी, जिसकी उम्र लगभग 58 वर्ष थी, सिर पर सीट पर पीछे टिकाए उसके पास बैठी थी। वो कार के म्यूजिक सिस्टम पर चल रहे एल्विस प्रेस्ली के पुराने हॉलीवुड गाने को सुन रही थी और गा रही थी। डेविड और नैन्सी अपने बेटे जॉन के घर से उसको मिलने के बाद पुडुचेरी से लौट रहे थे। ये एक बहुत बढ़िया गाना है प्रिय। डेविड ने म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ाया। लव मी टेंडर। एल्विस एक मधुर भावपूर्ण रोमांटिक गीत प्रस्तुत कर रहा था। हाँ डेव, वास्तव में एक बहुत ही मधुर गीत है। वे दोनों अपनी मधुर आवाजों में एल्विस के साथ गाने लगे। डेव कार रोको, नैन्सी ने अचानक जोर से कहा। क्यों प्रिय, क्या हुआ? डेविड धीमा हो गया और कार को राजमार्ग के बाईं ओर खींच लिया। मुझे लगता है कि मैंने देखा कि कोई सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, वहीं वापस ले चलो। आओ जाने मन, 1 बज रहे हैं, ऐसे ही नहीं रुकना चाहिए इतनी रात को। आओ चलते हैं, डेविड ने कहा। कोई गाड़ी वाला उस इंसान को टक्कर मारकर भाग गया भी तो हो सकता है डेव। वो व्यक्ति जीवित हो सकता है और उसे सहायता की आवश्यकता हो सकती है। ये हमें पुलिस के साथ परेशानी में भी डाल सकता है प्रिय। चलो अभी वापस चलते हैं और देखते हैं और फिर तय करते हैं कि क्या करना है, ठीक है? ओह नैन्सी, डेविड गुस्से में था, लेकिन वो उसे नहीं कह सका। उसने स्विफ्ट को 15 या 20 फीट पीछे लिया और इंजन बंद कर दिया, लेकिन हेडलाइट्स और टेल लाइट को चालू छोड़ दिया। वो कार से नीचे उतरे।
देव ने टॉर्च लाइट को हाथ में पकड़ रखा था, जिससे वह हमेशा अपनी कार में रखता था, और नैन्सी के साथ नैन्सी द्वारा बताए गए स्थान की ओर चलना शुरू कर दिया। वहां देखो डेविड, कोई वहां पड़ा है। देव ने उसे फटे पुराने कपड़ों के ढेर से 10 फुट की दूरी पर रोक दिया। देव सावधानी से ढेर के करीब और करीब चला गया। ढेर पर और उसके चारों ओर अपनी टॉर्च चमका रहा था। कुछ मिनट बाद वह ढेर पर झुक गया और उस पर अपनी टॉर्च की चमक बिखेर दी। तुम सही कह रही थी प्रिय, ये एक लड़की है, बुरी तरह घायल, मृत लग रही है। नैन्सी डेविड के करीब आई और जमीन पर पड़ी। नैन्सी डेविड के करीब आई और जमीन पर पड़ी मूर्ति के पास घुटने टेक दी। ओ हे भगवान, बेचारी लड़की। पास में नंगी लड़की को ढेर के पास देख वो चौंक गई। प्रिय, क्या तुम नहीं समझ रही हो? ये बलात्कार और हत्या का मामला हो सकता है। हम पुलिस के साथ गहरे संकट में पड़ने वाले हैं। आओ हम चले, इससे पहले कि कोई हमें देखे, डेविड ने आग्रह किया। रुको डेव, मुझे देखने दो। हम मानवीय जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। क्या हम भाग सकते हैं? उसने लड़की को छाती की किसी भी थोड़ी सी हरकत के लिए बारीकी से और ध्यान से देखा। उसे कोई संकेत नहीं मिला। दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए वह लड़की के सीने पर अपनी हथेली रखने से डरती थी। इसके बजाय उसने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी के साथ उसकी कलाई पर और फिर कान के ठीक नीचे नब्ज की तलाश की। पवित्र जीसस, देव ये जीवित है, नैन्सी ने कहा। करीब आधे घंटे के बाद डेविड ने अपनी स्विफ्ट कार को अस्पताल के बरामदे में एक कर्कश आवाज से रोका और बाहर कूद गया और मदद के लिए चिल्लाते हुए लॉबी में पहुंच गया। कोई कृपया मेरी मदद करे, एक बहुत ही बुरी तरह से घायल लड़की है। अस्पताल के लोगों ने तुरंत ही कार में से सरिता को निकाला और उसको ऑपरेशन कक्ष में ले गए। सभी बहुत तत्परता से काम में लग गए थे। नैन्सी ने कार को लॉक किया और अपने पति के पास गई, जो लड़की का पीछा कर रहा था। ड्यूटी डॉक्टर ने विनम्रता से डेविड के कंधे पर हाथ रखा और उसे रोक दिया। सर, कृपया लॉबी में प्रतीक्षा करें और रिसेप्शन में जाकर काउंटर पर औपचारिकताएं पूरी करें। लेकिन डॉक्टर, लड़की? सर, कृपया आप जाकर कागजी कार्रवाई पूरी कर दें, हम उसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर ने ऑपरेशन रूम के अंदर जाकर उस कांच के शीशे वाले दरवाजे को बंद कर लिया। अध्याय 10, अदालत में। दोनों वकीलों की समापन टिप्पणियों के बाद कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। माननीय न्यायाधीश जहीर हुसैन एक लेखन पैड पर कुछ लिख रहे थे। आदरणीय, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? ओह, सुश्री सरिता जी, कहिए, क्या कहना? जज जाहिर हुसैन ने पूछा। आपकी अनुमति से मैं मामले के बारे में अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहती हूँ माननीय। उसने कुछ मिनट सोचा और फिर कहा, यह अनियमित है वकील साहब। माननीय, मुझे आपत्ति है। आप उसे कैसे अनुमति दे सकते हैं? मुंबई के बचाव पक्ष के वकील श्री वाधवानी ने आपत्ति जलाई। किस आधार पर वकील साहब? जज हुसैन ने पूछा। इस लड़की को अनुचित लाभ दिया जा रहा है। अभियोजक पक्ष द्वारा उससे पहले ही पूछताछ की जा चुकी है और बचाव पक्ष द्वारा जिरा की जा चुकी है। वो पहले ही सब कह चुकी है जो वह कहना चाहती थी। ये मेरे मुवक्किलों के लिए अनुचित और प्रतिकूल होगा माननीय। सुनिए श्री वाधवानी, उसने वो सब नहीं कहा जो वह कहना चाहती थी। उसने केवल आपके सवालों का जवाब दिया है और वही कहा जो आप लोग इस केस के मामले में जानना चाहते थे। आखिरकार वो पीड़िता है जिसे बेरहमी से प्रताड़ित किया गया था। यही कारण है कि हम सब यहाँ हैं। न्यायाधीश हुसैन ने सरकारी वकील श्री रंगाचारी की ओर देखा और पूछा, श्रीमान वकील साहब, आप क्या कहते हैं? माननीय, मैं राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं और साथ में सुश्री सरिता का भी।
मैं दोषियों को देश के कानून के अनुसार सजा दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैंने सुश्री सरिता के परामर्श से और उनके द्वारा दी गई सभी सूचनाओं और पुलिस विभाग द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर केस तैयार और प्रस्तुत किया है। मैंने गवाहों से पूछताछ की है और जिरा की है और अपनी अंतिम दलीलों को अपने मामले का सारांश भी दिया है। निर्णय के लिए मामला माननीय न्यायालय के पास है। अब इस मोड़ पर वो कुछ ऐसा कह सकती है जो मामले के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है और मेरे प्रयासों को खराब कर सकता है। माननीय श्रीमान सरकारी वकील साहब, क्या आप पीड़िता पर आपत्ति कर रहे हैं? वो कुछ कहना चाहती है। जज हुसैन सरकारी वकील की तरफ देखकर हल्के हल्के मुस्कुरा देते। नहीं माननीय, मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अभियोजन ने वो सब कह दिया जो कहा जाना था। सभी साक्ष्यों गवाहों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। वो और क्या कह सकती थी? इसके अलावा ये प्रक्रियात्मक रूप से गलत है। न्याय ही नहीं किया जाना चाहिए, किया हुआ दिखना भी चाहिए। क्या आप सहमत नहीं है वकील साहब? जज हुसैन ने तीखी टिप्पणी की। बेशक माननीय, रंगाचारी और वाधवानी ने एक स्वर में कहा। जज हुसैन कुछ मिनटों के लिए सोच में पड़ गए। जैसा कि मैंने देखा, वो पीड़िता है और उसे यह कहने का पूरा अधिकार है कि वो क्या कहना चाहती है और इस अदालत द्वारा सुनी जा सकती है, जो मामले की कोशिश कर रही है और सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मुझे मामले की प्रासंगिकता का न्यायाधीश बनने दें। न्यायाधीश हुसैन ने अंतिम रूप में कहा। मैं इसकी अनुमति देता हूं। जी माननीय, वाधवानी ने कहा। आपकी आवत्ति पर विधिवत बयान दिया जाता है श्री वाधवानी। धन्यवाद आदरणीय। अध्याय 11। आखिर बोल पड़ी। आगे बढ़ो सुश्री सरिता, न्यायाधीश हुसैन ने सरिता से कहा। उपस्थित नर्स ने सरिता की पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे और धीरे से कोर्ट हॉल के केंद्र में ढकेल दिया और उसे जज के सामने रख दिया और खुद को सावधानी से वापस कर लिया। सरिता ने अपना गला साफ किया और बोलने लगी। माननीय, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष ने अदालत के सामने सब कुछ कह दिया है और अपने मामलों को विराम दिया है और आप जल्दी फैसला सुनाएंगे। जज जाहिर हुसैन ने सहमति में सिर हिलाया। माननीय, मेरा मामला है वास्तव में ऐसे सभी मामले हैं कानूनी पृष्ठभूमि में, कानूनी शब्द जाल में, कानून की अदालत में निपटाए जाते हैं, कानून के अनुसार सब कुछ। मिस सरिता, आप क्या कहना चाहती हैं? जज हुसैन की आवाज में गुस्से की हल्की सी अंतर्धारा महसूस की जा सकती थी। माननीय, कृपया मेरे साथ सहन करें और मुझे एक क्रूर बलात्कार की पीड़िता को शामिल करें। वो रुकी। जैसा कि मैं कह रही थी, मेरे मामले को केवल कानूनी दृष्टिकोण से निष्पक्ष रूप से निपटाया गया है। मैं अपने दृष्टिकोण से प्रकाश में लाना चाहती हूँ और भावनात्मक पहलुओं पर जोर देना चाहती हूँ। न्यायाधीश ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया। माननीय जज साहब, अंतिम निर्णय या अंतिम परिणाम जो भी हो, प्रतिवादियों का अपराध संदेह से परे साबित हुआ। लड़की, तुम्हारे लिए मेरी सारी सहानुभूति के बावजूद मुझे तुमको याद दिलाना चाहिए कि मैं न्यायाधीश हूं और मैंने अभी तक निर्णय नहीं सुना है। इसमें कोई शक नहीं माननीय, मैं इस पर कतई सवाल नहीं उठा रही। अगर मुझे अनुमति दी जाती है तो मेरे दिमाग में क्या है मुझे विस्तार में बताने और समझाने दीजिए। आगे बढ़ो मिस सरिता। मैं अपने जैसी हजारों पीड़ितों के लिए बोल रही हूँ जो चुपचाप पीड़ित होती हैं, इसे अपने भाग्य के रूप में स्वीकार करती हैं, ज्यादातर समय अपराध छुपाती हैं ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके, बिना किसी और के या जाने के उनके साथ क्या हुआ था। मैं उन हजारों पिताओं और माताओं और भाई बहनों के लिए बोल रही हूँ जो अपनी बेटियों और बहनों के साथ चुपचाप पीड़ित है।
अपने प्रिय के दर्द, अपमान, शर्म, अपमान, क्रूरता को कम करने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ है। वे नपुंसक हो जाते हैं माननीय। उसने अपनी आंखों से लुढ़के आंसुओं को पूछा, अपनी कोमल लेकिन भावुक आवाज में बोलना जारी रखा। आदरणीय, क्या किसी व्यक्ति के शरीर की हत्या उसकी आत्मा की हत्या से क्रूर है? मैं जो कहने जा रही हूं उसका सार यही है। हत्या करने वाला मनुष्य शरीर को खत्म करता है, एक जीवन लेता है। बेशक ये अमानवीय है। पीड़िता को अब इस दुनिया में क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं होता है। वो मुक्त हो जाता है, उसकी आत्मा आगे के सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाती है, हालांकि क्रूर और समय से पहले। इसमें कोई शक नहीं कि यह उसके परिजनों और रिश्तेदारों को तबाह कर देता है। वे पीड़ित रहते हैं शायद लंबे समय तक, आखिरकार वे इससे उबर आते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आत्मा की हत्या शरीर की हत्या से कहीं अधिक विनाशकारी है। पीड़ित जीवित रहता है और फिर कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। उसकी आत्मा की हत्या की सजा शरीर की हत्या से अधिक विनाशकारी है, उसके परिजनों के लिए और विशेष रूप से उसके लिए। बलात्कार एक ऐसी सजा है, यह अमानवीय है, यह अमानवीय है, यह विनाशकारी है। यह सच है कि एक महिला एक पुरुष से शारीरिक शक्ति में कम है। यदि कोई पुरुष किसी ऐसी महिला को चाहता है जो बदले में नहीं देती है, यदि वह उससे असहमत है, तो वो उसके साथ बलात्कार करके उसे दंडित करता है। कानून क्या कहता है? बेहतर है कि एक निर्दोष पीड़ित को सजा नहीं मिलनी चाहिए, भले ही 10 दोषी सजा से बच जाए। उस सिद्धांत के आधार पर जांच की जिम्मेदारी पीड़ित पर होती है, न कि संदिग्ध अपराधी पर। भारतीय दंड संहिता में बलात्कार को योनि में पुरुष के लिंग के प्रवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। क्या इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो सकता है? क्या बलात्कार का मतलब केवल शारीरिक उल्लंघन है? मनोवैज्ञानिक, मानसिक, भावनात्मक उल्लंघन और पैठ के बारे में क्या कानून उल्लंघन, पैठ, क्रूरता, आत्मा के बलात्कार को ध्यान में रखता है? मौजूदा मामले में मेरा मामला माननीय निर्णय मेरे पक्ष में या मेरे खिलाफ भी जा सकता है। क्या होगा अगर ये मेरे खिलाफ जाता है? क्या होगा यदि व्यक्ति किसी तकनीकी या अन्य आधार पर दोषी नहीं पाए जाते हैं? मुझे पता है कि वह दोषी है, लेकिन मैं कैसे साबित कर सकती हूँ? और अगर फैसला मेरे खिलाफ गया तो क्या मुझे सिस्टम द्वारा निराश नहीं किया गया होगा, जो सिर्फ तकनीकी पक्षों को ही देखता है और ठोस दिखने वाले सबूतों पर ही विश्वास करता है? और अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो क्या उन्हें बलात्कार के लिए 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जा सकती है? अपहरण, हत्या के प्रयास, गंभीर रूप से घायल करने आदि के लिए कुछ और साल। सभी सजाएं एक साथ भी चल सकती हैं, जो आमतौर पर होता है। इसका मतलब है कि वे केवल 7 साल बाद बाहर हो सकते हैं, शायद पहले भी जेल के अंदर अच्छे व्यवहार के लिए। पश्चिम के विकसित और परिपक्व समाजों में ऐसे अपराधियों को पैरोल पर भी नहीं छोड़ा जाता है और मानवीय आधार पर भी उनके अच्छे आचरण के आधार पर रिहा नहीं किया जाता। क्या एक महिला का जीवन और उसका सम्मान हमारे देश में कम मूल्यवान है? भारत में इन बलात्कारियों को सजा भी हो जाती है और फिर इनको 10 या 12 वर्षों के बाद एक दिन सरकारी दया के कारण छोड़ भी दिया जाता है। हमारे भारत में जाति धर्म के आधार पर भी कुछ अपराधियों की सजा कुछ जजों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण कम कर दी जाती है। कानून न तो निष्पक्ष है और न ही अंधा है माननीय। कानून के रक्षक भी पैसे की चमक देखकर अपनी आंखें खोल लेते हैं और सबूतों के होते हुए भी ऐसी दलीलें पेश कर देते हैं जिनको तकनीकी रूप से गलत साबित नहीं किया जा सकता। मैंने बिना किसी गलती के इन 3 जानवरों के हाथों पीड़ा सही है। इन तीनों ने मुझे नंगा किया,
मेरा बलात्कार किया, मुझे बेरहमी से पीटा गया, मेरी पवित्रता का उल्लंघन किया गया, आघात पहुंचाया गया, कुचला गया, छुरा घोंपा गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया। मैं अपनी इच्छा शक्ति से बच गई। पैर और पसलियों में कई फ्रैक्चर हुए। मेरे पास एक अव्यवस्थित और खंडित जबड़ा है। मेरी नाक टूटी हुई है। मेरे चेहरे और शरीर पर कई घाव हैं। मानो ये काफी नहीं थे, मुझे छुरा घोंपा गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकती हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं खाने के लिए अपना मुंह खोलती हूँ। मैं चल या अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकती हूँ। मैं अभी भी हर चीज के लिए अपनी मां पर निर्भर हूँ। नहाना, कपड़े पहनना, बालों में कंघी करना और यहाँ तक कि शौचालय का उपयोग करने के बाद धोना, मेरा मतलब सब कुछ है। मुझे अभी भी पेशाब करने में परेशानी होती है। मेरा क्या कसूर था? इन 3 जानवरों ने मेरा अपहरण कर लिया जब मैं देर रात अपने कार्यालय से घर लौट रही थी। शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और फिर मेरे साथ बलात्कार किया गया। उन्होंने मेरा उल्लंघन किया। मुझे नहीं पता कितनी बार, बारी बारी से मुझे गाली देना, इतनी गंदी भाषा में बात करना कि एक वेश्या भी उन शब्दों को सुनकर शर्मा जाए। जब मैंने इनका विरोध किया तो मुझे अपने जीवन के 1 इंच के भीतर ही कुचल दिया गया। अंत में जब उन्होंने अपनी वासना तृप्त की तो उन्होंने मुझे छुरा घोंपा और मुझे सड़क से दूर झाड़ियों में मृत अवस्था में छोड़ दिया। मेरा क्या कसूर था? मेरे शरीर में कई घाव हैं जिनका इलाज दयालु डॉक्टरों द्वारा किया जा सकता है और किया जा रहा है। मेरी आत्मा को दुख, आत्मदया, अपमान, अमानवीयता और शून्यता से गहरा दर्द होता है। मुझे बताओ माननीय, कौन सा डॉक्टर मेरी आत्मा के इस घाव के लिए मेरा इलाज कर सकता है? आज मेरे खिलाफ हुए उस अपराध के इतने महीनों के बाद मैं बस जिंदा हूं, पर जिंदा नहीं हूं। मैं भीतर से मर चुकी हूं। मेरी आत्मा मर चुकी है। मैं मशीन बन गई हूं। निर्दयी घाव मेरे शरीर के लिए नहीं था, बल्कि मेरी आत्मा के लिए, मेरे विश्वास के लिए, मेरे आत्मविश्वास के लिए और मेरे आत्मसम्मान के लिए था। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। मैंने खुद पर और आसपास के लोगों पर विश्वास खो दिया है। मुझे अब नजदीकी संबंधों से डर लगता है। मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं लोगों से नहीं मिलती हूँ और न ही वो मुझसे मिलने आते हैं। मैं अपने बेडरूम की खिड़की के पर्दे भी नहीं खोलती हूँ। सबसे बुरा घाव मेरी आत्मा, मेरे मानस, मेरे आंतरिक स्व को अर्थात मेरी अंतरात्मा पर है। मैं किसी भी पुरुष को मुझे छूने की अनुमति नहीं दे सकती हूँ। मैं रोती हूँ, दूर हो जाती हूँ जब मेरे पिता मुझे गले लगाते हैं। जब मेरा भाई मेरे गाल पर चूमता है तो मैं घबराकर पीछे हट जाती हूँ। मैं अपने पुरुष मित्रों से हाथ नहीं मिला सकती हूँ। मैं किसी भी आदमी को आंख में देख नहीं सकती हूँ जैसे कि मैंने ही कोई अपराध किया है, एक बलात्कार किया है। विवाह मेरे लिए असंभव है क्योंकि मैं पुरुष के स्पर्श से बचती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं काम पर कब वापस जाऊंगी, अगर कभी गई भी तो। अगर मैं वापस जाऊं तो क्या होगा? मैं अपने सहकर्मियों, विशेषकर पुरुष सहकर्मियों का सामना कैसे करूंगी? जब वे मेरी भलाई के बारे में पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगी? उनकी हद दृष्टि से मुझे लगेगा कि मेरा एक बार फिर से उल्लंघन हो रहा है। मैं उनके साथ कैसे मजाक कर सकूंगी या उनके साथ कैसे हंस सकूंगी? क्या मैं कभी उनके साथ फिल्मों या समुद्र तट पर जा सकूंगी? अगर कोई नमस्ते कहने लगता है तो मुझे तुरंत शक हो जाता है। अगर कोई हाथ मिलाने की पेशकश करता है तो मैं तुरंत रक्षात्मक हो जाती हूँ। क्या ये जीवन है? क्या मैं अब भी पहले वाली वही मैं हूं या मैं वो हूं जो मैं अभी बन गई हूं? मुझे बताइए माननीय, क्या मेरा जीवन मेरे पास वापस आ सकता है? भले ही आप उन्हें दोषी पाते हैं और उन्हें दंडित करते हैं। 7 साल बाद क्या होगा? मैं तब भी एक चलने वाला मृत शरीर, एक जोंबी होंगी, लेकिन वे अभी भी युवा और जीवित रहेंगे, विशेष रूप से मेरे साथ बलात्कार करके और मुझे एक आत्महीन, एक जोंबी में बदलकर।
अपनी मर्दानगी साबित करने के बाद हो सकता है कि वे कुछ और बेगुनाह निर्दोष महिलाओं पर उनके इस साहसिक कार्य को जारी रखें। मेरा यही मतलब था जब मैंने कहा कि आत्मा की हत्या शरीर की हत्या से कहीं अधिक विनाशकारी है, इसके प्रभाव कहीं अधिक गहरे हैं। मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। क्या मुझे ये विकल्प लेना चाहिए माननीय? अगर कभी या जब आप मेरे अंदर की शून्यता को समझ जाएंगे तो आप भी बलात्कार को हत्या के बराबर का ही घृणित अपराध मानेंगे, यदि हत्या से अधिक नहीं तो। शरीर की हत्या के लिए सबसे बड़ी सजा मौत की सजा है, फांसी से मौत। फिर क्यों ना यही सजा किसी इंसान की आत्मा की हत्या के लिए भी दी जाए। ये मैं अपने मन के प्रतिशोध के साथ नहीं कह रही हूं। मैं सभ्य समाज में मौत की सजा के निरंतर अस्तित्व पर बहस नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं जिस दौर से गुजर रही हूं क्या उसे मैं एक सभ्य समाज में अच्छा दौर मान सकती हूं? मैं मानती हूं कि अपवाद से नियम या कानून नहीं बनते, लेकिन अपवाद एक विपथन को देश में मौजूदा कानूनों के अनुसार सबसे उपयुक्त तरीके से निपटा जाना चाहिए। और मौत की सजा आज भी मौजूद है। हमारे संविधान और संसद के जानकारों ने अभी तक इसे खत्म करने के लायक नहीं पाया। फिर वर्तमान मामले में इसे क्यों नहीं दिया गया? अगर मौत की सजा नहीं है तो पैरोल के बिना आजीवन कारावास उनके अपराध के लिए सबसे उपयुक्त सजा है। माननीय, मैं यौन क्रिया को अपने साथी के लिए प्यार की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च रूप मानती हूँ, एक पति, एक पत्नी, एक प्रेमी, जो कोई भी। लेकिन इस उदात्त कार्य को एक महिला को दंडित करने के एक क्रूर साधन के रूप में सीमित कर दिया गया है। किस उद्देश्य से माननीय? सिर्फ पुरुष की सर्वोच्चता का दावा करने के लिए? ये यही और अभी समाप्त होना चाहिए माननीय। मुझे बस इतना ही कहना है माननीय। मुझे अपने मन की बात कहने और धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनने का अवसर देने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। सरिता ने कुछ पानी मांगा और पिया और जज हुसैन की ओर देखा, जो गहरे विचारों में खोए हुए लग रहे थे। अचानक ही अदालत का वो कमरा दर्शकों की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और वो तालियां काफी देर तक बजती रही। लगभग सभी दर्शक खड़े हो गए थे और सभी की आंखों में आंसू थे। जज हुसैन ने कई बार मेज पर अपना लकड़ी का हथौड़ा मारा और गरजते हुए कहा, अगर यह शोर तुरंत नहीं रुका तो मैं मार्शलों को कहकर अदालत का यह कमरा खाली करवा दूंगा। जज हुसैन की निगाहें कुछ पल हॉल में घूमती रही और फिर एक पैड पर लिखने लगे। कोर्ट हॉल में एक अपेक्षित सुई पटक सन्नाटा छा गया। कई मिनटों के बाद उन्होंने ऊपर देखा और अपना गला साफ किया। उन्होंने अपने शब्दों को ध्यान से तौलते हुए बहुत ही संतुलित स्वर में बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में कोई भाव नहीं था। अदालत ने सुश्री सरिता का कथन सुना है, जो एक क्रूर अपराध की दुर्भाग्यपूर्ण शिकार है। यदि मैं सुश्री सरिता के बयान की प्रतिक्रिया में कुछ भी कहूं तो ये न्यायिक अनुचितता होगी और इस मामले में दिए जाने वाले फैसले के प्रतिकूल होगी। अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों और गवाहों के गुण दोष पर निर्णय सख्ती से आधारित होगा और कुछ नहीं। मैं इसे उसी पर छोड़ दूंगा। ये कहने के लिए पर्याप्त है कि अदालत ने उसके द्वारा उठाए गए विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान दिया है। वो कई क्षण रुके। अदालत को अगले महीने की 13वीं तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है, जब फैसला सुनाया जाएगा। जज जाहिर एहसान उठे, अपना लबादा इकट्ठा किया और अदालत कक्ष से बाहर अपने कक्ष में चले गए। लेकिन सभी लोग जानते थे कि फैसले के दिन और आज के दिन के बीच कई दिन बाकी थे और उन दिनों में कुछ का कुछ हो सकता था। कुछ लोग बिक सकते थे, कुछ डॉक्टरी रिपोर्टों को बदला जा सकता था, कुछ शक्तिशाली वकील नई नई तकनीकी बातों को से उस केस का रुख बदल सकते थे और अपराधियों को बचा सकते थे। पर एक बात तो तय थी कि जो सरिता ने खोया था और बदले ने जो कभी ना अंत होने वाला दर्द पाया था, उसको समझने वाला कोई भी कानून ना तो हमारे देश में है और शायद ना ही कभी बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।